वॉइस वगैरह ऑन है ना, माइक? टाइम पीरियड कायरा को क्लास कितनी मतलब टाइम की वो डिस्कशन? हम्म। जी नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस ब्राइट स्टार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की ये जो क्लास है हमारे यहाँ पे, इसके अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट बॉटनी का जो सिलेबस है वो एक बार डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपके सीयूईटी के अंदर, जेड के अंदर और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर जितने भी टॉपिक है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, ये जो जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक तरीके से हमारे आगे की जितनी भी क्लासेज होगी बॉटनी के अंदर, जो सिलेबस होगा उसकी कंप्लीट रणनीति रहेगी कि हम टॉपिक है उसको किस तरीके से डिस्कशन करेंगे या आगे टॉपिक है वो किस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेबस से वो डिस्कशन आपकी करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पता लग जाए कि हमारी बॉटनी के अंदर ये टॉपिक है और इनको हमें इस तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो टॉपिक हम बता रहे हैं यहाँ पे, उस टॉपिक को ऐसा नहीं है कि भी आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हमें पूरा एकदम डीपली पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण उस टॉपिक से अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, चाहे आपके मैचिंग का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके असर्शन और रीजन कथन और आपकी कारण का क्वेश्चन आ जाए, तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो उस लेवल की हम यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक है उनका डिस्कशन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखा है। तो सारे टॉपिक हैं उनको हम सिक्वेंस वाइज जैसे हम पढ़ेंगे आगे वैसे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला देखो, मेन जो टॉपिक है आपके एकदम बेसिक टॉपिक होता है सभी एग्जाम का, तो वो रहेगा आपके सबसे पहले सेल बायोलॉजी का, कोशिका विज्ञान के बारे में। जितने भी टॉपिक हैं सभी का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कुछ चीजें हैं वो सभी टॉपिक के अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि इस सेल बायोलॉजी के अंदर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, और जब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक नाम आएगा प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड है, भले ही प्लाज्मिड हो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल में, तो वो हमारे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो सेंट्रियोल होता है, तारक काय होता है, वो सेल डिवीजन में काम आएगा, कोशिका विभाजन में काम आएगा। जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आएगा। जब हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे रेस्पायरेशन, श्वसन के अंदर काम आएगा। इसका मतलब जो सेल बायोलॉजी का टॉपिक है वो एक तरीके से कॉमन टॉपिक है, और आगे के जितने भी टॉपिक पढ़ोगे आप सभी के अंदर इसका कोई ना कोई रोल जरूर होगा। इसलिए हमारी बेस बनाने के लिए, न्यू बनाने के लिए ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक पहले बहुत जरूरी है, और पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और हर एक चीज को पढ़ेंगे। तो पहले हम कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम जो पढ़ेंगे सिलेबस में जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, सेल बायोलॉजी का टॉपिक होगा इसके अंदर, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। कोशिका विज्ञान का, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कोशिका विज्ञान, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं यहाँ पर कि इसके अंदर जो टॉपिक होगा मेनली वो, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? एक तो पढ़ा जाएगा यूकैरियोटिक सेल, और इसके अलावा एक मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें जो अगला एक हमारी टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे पास में कोशिकांग होंगे, अब कोशिकांग जैसे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन वाले एकल झिल्ली युक्त हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले दोहरी झिल्ली युक्त हो सकते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन वाले 3 सेल ऑर्गन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले 5 होते हैं, बाकी 3-4 है वो आपके विदाउट मेम्ब्रेन या आपके झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ये डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो जितने भी कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों की पढ़ी जाएगी, एक तो स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ेंगे।
एक पढ़ेंगे उनके कार्य स्पेशल रूप से कि उनका फंक्शंस क्या होता है। कई बार पूछ लेता है कि ये कोशिकांग क्या कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के किसी एक स्ट्रक्चर का नाम लेना चाहूंगा। जैसे मैं कहूँ मीजोसोम क्या कार्य करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और एक तरीके से मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम भी करता है। तो ये कंप्लीट संरचना हम कार्य पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके अंदर ध्यान रखना। तो कोशिका सिद्धांत भी होगा, जितने भी कोशिकांग होंगे उनकी संरचना और कार्य ये आ गए यहाँ पे। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर पढ़ा जाएगा पादप सेल, पादप कोशिका, और एक यहाँ पे पढ़ा जाएगा जंतु कोशिका के बारे में, वो इसी के अंदर साथ में आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके अंदर एक डिफरेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, मतलब कोशिका सेल बायोलॉजी के अंदर भी है लेकिन एक बड़े लेवल पे कहें तो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जिसमें हम एक तो पढ़ेंगे यहाँ पे समसूत्री विभाजन, और एक पढ़ेंगे अर्धसूत्री, और एक होता है असूत्री भी होता है, वो भी हम साथ में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सर कि ये जब भी हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन, उसमें जिस तरीके से सारी चीजें होती है सीक्वेंस में, उसी तरीके से सीक्वेंस में समझना होगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं इसमें पढ़ने में कोई ना कोई, अगर मान लो कि भी आप सीक्वेंस नहीं रखते हो तो आप कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल यहाँ पे दूर किया जाएगा क्लास के अंदर। तो आप बेफिक्र होके एकदम पढ़ सकते हो अच्छे से, और शानदार तरीके से आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। अब कोशिका विभाजन सारा केंद्रक के आधार पर है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी। तो ये एक सेल बायोलॉजी का पोर्शन होगा। सेल बायोलॉजी के बाद में दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास में यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में होगा यहाँ पे? टैक्सोनॉमी, जिसको हम यहाँ पे वर्गीकी कह सकते हैं यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे टैक्सोनॉमी के अंदर ये बताना चाहूंगा आपको कि हम मेनली इसके अंदर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन का जो आधार क्या था, जैसे क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स आप पढ़ते हो, स्पोरोफाइट प्लांट, बीजाणुद्भिद पादप पढ़ते हो, गेमिटोफाइट प्लांट पढ़ते हो, आपकी युग्मकोद्भिद पादप, तो वो सारी डिटेल इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे। क्यों? ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखो वर्गीकी के अंदर यहाँ पर एक तो इन पादपों का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे, पादपों के वर्गीकरण का आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था ये पढ़ा जाएगा। यहाँ पे सवाल है उनके बारे में पढ़ा जाएगा, ध्यान में रखना। इसके अलावा ब्रायोफाइटा है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये प्लांट के अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पे। एक हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिनको हम कहते हैं आवर्तबीजी। तो ये डिटेल्स हमारे पास में रहेगी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर एक तो इनका जीवन चक्र है वो पढ़ना पड़ेगा हमें, और इनके एक जितने भी उदाहरण होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, और इनका कोई ना कोई एक विशिष्ट लक्षण भी होगा, विशिष्ट लक्षण वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उदाहरण की आप टेंशन ना लें। आपको बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है कि सर टैक्सोनॉमी हार्ड है, इसमें एग्जाम्पल याद करने बहुत ही मुश्किल होते हैं, कौन सा पादप अगुणित होता है, कौन सा द्विगुणित होता है, तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा मैं आपकी। एक बार आप ये क्लास टैक्सोनॉमी की पढ़ोगे ना, आपकी इसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा आपको यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ उदाहरण तक आपको याद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पे कहता हूँ, मैं सवाल के उदाहरण बताऊँ आपको, तो सवाल आप कहोगे गुरुजी 3 टाइप के हैं, हरे सवाल भी होते हैं, भूरे सवाल भी होते हैं, और एक लाल सवाल भी होते हैं। उन लाल सवालों को हम रोडोफाइसी कहते हैं, भूरे सवालों को फियोफाइसी कहते हैं, और हरे सवालों को क्लोरोफाइसी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो लाल सवाल होते हैं, जो
लाल कलर के होते हैं, रोडोफाई से होते हैं, उसके अंदर सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल याद रखने। कौन? 2 पीपी से याद रख लो और 2 जीजी से याद रख लो। पीपी और जीजी, 2 पीपी मतलब पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, 2 जी मतलब एक ग्रेसिलेरिया एक जिलेडियम। बस 4 एग्जाम्पल रेड से, रेड एल्गी के अंदर, और ये आपका रेड एल्गी कंप्लीट। एकदम ऐसे सिंपल तरीके से आपको कंप्लीट एग्जाम्पल याद करवाऊंगा कि कोई आपकी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पे सर बॉटनी में कितने चैप्टर हैं? देखो बॉटनी के अंदर 8 टॉपिक है आपके, इसके अंदर मेनली लैब असिस्टेंट के अंदर हम बताना चाहेंगे, और 8-9 टॉपिक आपके जेड के अंदर है। और अगर इसके अंदर बात करें यहाँ पर सीयूईटी के अंदर, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 7 टॉपिक के आसपास उसमें मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी 12th बायो का सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। लेकिन सेल बायोलॉजी बेसिक है, इसलिए हम इसको पहले स्टार्ट करेंगे। बाकी कंप्लीट मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम और कौन कौन से टॉपिक सीक्वेंस में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी हो गया, टैक्सोनॉमी जो मैंने चीजें बताई उसको आप थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अगला जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, वो तीसरा होगा यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। अब देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी बच्चों को समस्या आ जाती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पादप आकारिकी कहा जाता है। पादप आकारिकी कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर पूरा डिस्कशन जिस तरीके से करेंगे वो भी, और साथ में हमें यहाँ पे कुछ टॉपिक के अंदर इंग्लिश टर्म्स है आपको, वो भी मैं साथ में बताते हुए चलूंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल थोड़ा ट्रेंड है कि भी कुछ इंग्लिश टर्म्स का पूछने का, तो वो भी हम साथ में डिस्कशन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी टर्म्स के अंदर, मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म्स है वो भी बताऊंगा। लैब असिस्टेंट के अंदर टोटल आपके बॉटनी के 8 टॉपिक है भैया ना करीना जी, आपके बॉटनी में लैब असिस्टेंट में सिर्फ बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें 8 टॉपिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे क्या? तो मैं कह रहा हूं यहां पर आपको पादप के जितने भी बाह्य भाग हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पादप बाहर से कैसा दिखता है, तो उसके अंदर कौन कौन सा। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जड़ के बारे में, तने के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियों के बारे में पढ़ा जाएगा, पुष्पों के बारे में पढ़ा जाएगा, पुष्पों के बारे में, फल के बारे में भी पढ़ा जाएगा, जैसे पुष्पदल विन्यास, पत्तियों का विन्यास, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो जड़ और तने और पत्तियों, इनके एक तो हम यहाँ पर रूपांतरण पढ़ेंगे इनका, कि उनका रूपांतरण किस किस के अंदर हो जाता है, यहाँ पे रूपांतरण ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनकी इनके प्रकार पढ़ेंगे, जड़ के प्रकार, तने के प्रकार और पत्तियों के प्रकार, और इनका विन्यास भी देखो, पत्तियों का विन्यास पढ़ा जाएगा, पुष्पों का विन्यास पड़ेगा, फल का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो आप ये समझो कि भी प्लांट मॉर्फोलॉजी है, आकारिकी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बाहरी स्ट्रक्चर हमें पढ़नी पड़ती, कि प्लांट है वो किस तरीके से उसके अंदर सारे भाग होते हैं और अलग अलग प्लांट के अंदर किस तरीके से रहेंगे, वो सारी डिटेल इसके अंदर पढ़ी जाएगी। तो कंफ्यूजन ना हो मॉर्फोलॉजी क्या है, तो आपको कहना है कि पादप के जितने भी बाहरी भाग होते हैं, आउटर पार्ट्स होते हैं, उनका स्टडी या फिर उनको आप जानना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अगला जो 4 नंबर टॉपिक होगा हमारे पास में वो रहेगा यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का पोर्शन रहेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पादप शारीरिकी। ये क्या नाम आ गया, पादप शारीर भी कह सकते हो या फिर पादप शारीरिकी भी आप कह सकते हो। ये कैसे क्या होगा इसके अंदर, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पादपों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आंतरिक संरचना ये यहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आंतरिक संरचना किसकी पढ़ेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 8 टॉपिक है मेन, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। 8 टॉपिक है वो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। अभी तो हमारे पास में 4 टॉपिक है, चौथा चल रहा है, चौथा बता रहा हूँ। तो हर एक टॉपिक को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपको पता लगे कि भी हमारे ये टॉपिक है। देखो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना एग्जाम की सीरियसली, तो आपके पास उस
टॉपिक उस सिलेबस का एक कंप्लीट प्रिंट आउट भी होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि भी हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ उस टॉपिक के अलावा आपको बाहर से और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप ध्यान रखें कि भी आप अगर 10 किताबों को पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि भी आप उस एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो। और एक ही किताब को 10 बार पढ़ोगे ना, तो वो 100% आपके लिए कारगर साबित होगी। तो आप तरीका थोड़ा स्मार्ट तरीका रखें, ऐसा नहीं कि इस बुक में से भी पढ़ लिया, इसमें से भी पढ़ लिया, वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा सिर्फ और सिर्फ। तो पढ़ने का तरीका वो आप स्मार्ट रखें यहाँ पे, कि आपके पास एक बुक है, मान लो एनसीईआरटी की है, तो आप उसको 10 बार पढ़ लो। मैं जितना भी आपको पोर्शन करवाऊंगा वो हमारा मेन एनसीईआरटी बेस पर होगा, जिसमें आपकी कोई भी एनसीईआरटी की लाइन तक बाहर तक नहीं रहेगी। और मेन हमारा ध्यान रखना यहाँ पे, आप क्वेश्चन भी देख लेना। अगर एक बार टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप चाहे किसी भी लेवल के क्वेश्चन कर लेना, वो क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं भी हो ही नहीं, वो आपसे सवाल कंप्लीट होगा और अच्छे से आप उसका आंसर दे पाओगे बेझिझक होकर। फिर आपको पता लगेगा कि ये जो कंटेंट है वो एकदम शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हर एक चीज आपकी एनसीईआरटी के साथ में कवर करवाई जाएगी यहाँ पे। तो प्लांट एनाटॉमी के अंदर आंतरिक संरचना किस किस की पढ़ेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो जड़ की आंतरिक संरचना, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे तने की आंतरिक संरचना, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे पत्ती की आंतरिक संरचना। ये किस किस के संदर्भ में होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम यहाँ पे एक बीजपत्री पादप, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे, एक बीजपत्री पादप उसके संदर्भ में भी, और एक हम किसके बारे में बात करेंगे, द्विबीजपत्री के बारे में भी बात करेंगे। एक बीजपत्री और किसके बारे में बात करेंगे, द्विबीजपत्री के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके अलावा मैं कहता हूं यहां पर आपको पादप उत्तक पढ़ने ही पड़ेंगे। आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले पादप उत्तक पढ़ने पड़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू के अंदर जिसमें पादप की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम आंतरिक संरचना कंप्लीट कर पाएंगे। और सारी चीजें डायग्राम से बताऊंगा आपको, थ्योरी है वो साथ में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सारी चीजें देखो डायग्रामेटिकली याद करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी है, कि कोई भी सवाल आए तो हमारा बाहर ना रहे, आप उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो बेझिझक होकर के। तो मेन इसमें प्लांट टिश्यू का टॉपिक है, वही आपका आधार बनेगा। अगर प्लांट टिश्यू टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर जो एनाटॉमी है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी शानदार तरीके से। तो एग्जाम जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पादप उत्तक हम पढ़ेंगे कि दो तरीके से होते हैं, एक तो आपके विभज्य उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा भी इनको डिवाइड और क्या हुआ होता है कि पादप में सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं उनको प्राइमरी टिश्यू, और बाद में बनने वाले को सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। तो ये पढ़ेंगे इसके अंदर भी प्राइमरी टिश्यू होता है, वो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू की तरह जाना जाता है। तो कंप्लीट चीजें करेंगे एकदम शानदार तरीके से, आप बेझिझक रहे। जो सिलेबस में आपको लिखवा रहा हूं वो आप एक पेज के ऊपर नोट भी कर सकते हैं, या फिर ये स्लाइड आपको डायरेक्ट पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये पढ़ने के बाद में 5 नंबर हमारा जो बॉटनी के अंदर टॉपिक होगा वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक होगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पादप कार्य की। पादप के कार्य के बारे में बात करेंगे, पादपों के शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं, यहाँ पे पादप कार्य की के बारे में बात करेंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पादपों के अंदर जला अवशोषण, जल का अवशोषण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पादपों के अंदर यहाँ पे जल का परिवहन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पादपों के अंदर यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है वो भी हम कंप्लीट यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन के बारे में भी कंप्लीट पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा माइनर टॉपिक भी साथ में ऐड करते हैं जिसको हम गट्टेशन या बिंदु स्त्राव कहते हैं, वो भी इसके साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे, बिंदु स्त्राव के बारे में भी। ठीक है, एक इसके अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा आपके पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या बात है, इतना मजेदार टॉपिक है ये, बहुत ही शानदार। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आप कह रहे हो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर सेल वाला टॉपिक इतना इजी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप इजी समझ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अब वहां का देखो क्लोरोप्लास्ट है, वो सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर यहाँ पे काम में आती है।
तो वहां पे स्ट्रक्चर कंप्लीट याद होगी तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, तो वो कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे पादपों में श्वसन के बारे में, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन इन प्लांट। और इसके अंदर ये हमें पढ़ने को मिलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, लिंक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। आप कहोगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं, चक्रीय और अचक्रीय पढ़ते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी, आप बेझिझक हो क्या पढ़ें। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब इसको हम कह सकते हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। ये क्या टॉपिक लिख दिया गुरुजी, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल सा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे जितने भी पादप हार्मोन होते हैं मेनली 5, उन पादप हार्मोनों के बारे में ही पढ़ा जाएगा और कुछ नहीं है। आप समझ रहे होंगे ये भारी भरकम टॉपिक लिख दिए, कुछ नहीं है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, पादप हार्मोनों की खोज होने के पीछे कोई ना कोई घटना रही है, उस घटना को हमें समझना पड़ेगा, उस घटना से ही हमें उस पादप हार्मोन के कार्य के बारे में पता लगेगा। उस पादप हार्मोन के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, कौन सा आपके ग्रोथ प्रमोटर है वृद्धि को बढ़ाने वाला और कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है वृद्धि को रोकने वाला, वो सारी डिटेल पढ़ेंगे। और एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पादपों में गतियां, प्लांट में मूवमेंट, पादप गतियां, किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, पादप गतियों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 5th नंबर हमारी जो यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर यूनिट की तरफ चलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और 6 नंबर जो यूनिट लेते हैं वो आपके लेंगे हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्या बात है, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी सुनने में भी ऐसा लगता है कि बहुत रईस परिवार का नाम है ये तो, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। सुनने में ऐसा लग रहा है बहुत एकदम रॉयल है ये तो नाम, जैव प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये भी, मतलब बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक आने के बाद तो बायोलॉजी के अंदर एक तरीके से क्रांति तक आ गई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बनाने लगे साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, और साथ में वो ऐड कर देता हूं जिसको हम कह सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। बहुत ही शानदार शानदार, मतलब बहुत तकनीकें आ गई इसके अंदर जो हम सोच नहीं सकते कि ये टेक्नोलॉजी भी आ सकती है क्या, ऐसी वो सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं के द्वारा डेवलप की गई है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मेनली इसमें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा एक आरडीएनए का निर्माण, कि आरडीएनए कैसे बनता है यहाँ पे। इसके अलावा हमें पढ़ने को मिलेगा जीएम पादप, और जीएम पादप और जीएम जंतु या एनिमल्स कौन से होते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट्स कह सकते हो, जैसे गोल्डन राइस विटामिन ए की प्रचुरता होती है, बीटी कपास आपने पढ़ा होगा, फ्लेवर सेवर टमाटर आपने पढ़ा होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा वो जो पादप बनते हैं उनको हम ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु भी हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के साधन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी है इसके पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के साधन, जैव प्रौद्योगिकी के साधन। अब साधन में कौन कौन सी चीजें आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि साधन के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें इसका नामकरण तक पढ़ा जाएगा कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे,
वाहक होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। परपोषी कोशिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, परपोषी कोशिका के बारे में। ठीक है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और भी होगा, बिल्कुल होगा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है नहीं तो इसमें एक पीसीआर भी पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिएक्शन को मैं अभिक्रिया लिख सकता हूं, ठीक है, चेन अभिक्रिया के दो, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया आप यहां पर कह सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा यहां पे कि हमें ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंदर आता है यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, हिंदी में जेल विद्युत कण संचलन कहते हैं, जो डीएनए को अलग करने का एक मेथड है, जिसके द्वारा डीएनए के जो कटे हुए सेगमेंट है उनको हम अलग कर सकते हैं। एगारेज जेल का यूज किया जाता है, डीएनए को आकार के आधार पर अलग किया जाता है। ऋणावेशी जो डीएनए के अणु होते हैं, छोटे होते हैं, वो दूर तक गति करते हैं। एगारेज जेल के छलनी प्रभाव के कारण इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। यूवी लाइट में देखा जाता है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, मतलब अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के द्वारा, जिसके कारण वो चमकीले नारंगी रंग के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। वो पढ़ेंगे इसके अंदर, बता दिया मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अंदर पढ़ा जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीन स्थानांतरण की विधियां। जीन स्थानांतरण की विधियां, ये जीन स्थानांतरण की विधियों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा। जीन स्थानांतरण की विधियां भी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बायोटेक्नोलॉजी की हमारी दुनिया रहेगी यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 7 नंबर टॉपिक कौन सा गुरुजी, बता देता हूं। 7 नंबर टॉपिक है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे पादपों का आर्थिक महत्व। एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, आपके आर्थिक महत्व है, जिसमें औषधीय महत्व पादप, मसाला युक्त जो पादप है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि क्या क्या औषधीय महत्व हो सकता है, मसालों के पादप कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे वो सारा पढ़ा जाएगा यहाँ पे। और एक आपके 8 नंबर जो टॉपिक है, जो यूनिट है यहाँ पे, उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इकोलॉजी, जिसको आप यहाँ पे पारिस्थितिकी कह सकते हो, पारिस्थितिकी कह सकते हो। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को हमें मिलेगा, पारिस्थितिकी के बारे में। अब ये क्या है यहाँ पे पारिस्थितिकी गुरुजी, बता देता हूं ये भी। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे उत्पादक के बारे में कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता देखने को मिलेंगे, उपभोक्ता के प्रकार हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, पारितंत्र के प्रकार देखने को मिलेंगे कि पारितंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह किस तरीके से होता है, ऊर्जा प्रवाह किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिक पिरामिड, ये टॉपिक भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड एक पढ़ेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसीय चक्र, और एक होगा औषधि चक्र, ध्यान में रखना। जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखना। एक हम पढ़ेंगे जैव आवर्धन के बारे में, जैव आवर्धन। और इसके अलावा मैं कह सकता हूं कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें वातावरणीय या एनवायरमेंटल कुछ इश्यू, पर्यावरणीय कुछ मुद्दों के बारे में, जैसे ओजोन परत का कोई मुद्दा हो गया या हरित गृह प्रभाव का कोई मुद्दा हो गया, पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दे या पर्यावरण को बचाने के लिए कोई मुद्दा हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, वो सारा सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अंदर, पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। पर्यावरण के कोई नियम वगैरह होंगे, एक्ट वगैरह होंगे, वो हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी 8 नंबर जो यूनिट होगी वो होगी इकोलॉजी की। ये 8 यूनिट आपके जो लैब असिस्टेंट के अंदर है वो कंप्लीट यहाँ तक। और ये टॉपिक ध्यान में रखना, यहाँ पर जेट के अंदर और सीयूईटी के अंदर भी यहाँ पे रहेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर और भी जो टॉपिक है साथ में वो भी कंप्लीट डिस्कशन करवा देता हूँ। यहाँ पर एक देखो जो टॉपिक है आपके इसके अंदर सीयूईटी के अंदर भी रहेगा और जेट के अंदर भी वो टॉपिक है,
जिसमें हम कहते हैं यहां पे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा होगा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये टॉपिक भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम कह सकते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट कह सकते हैं। इसमें क्या रहेगा गुरुजी हमारा मामला? देखो, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा जाएगा, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी जाएगी, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। पुष्प की संरचना पढ़ने के बाद में हमें पढ़ने को मिलेगा कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। एक हमें पढ़ने को मिलेगा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर नर युग्म कोदबिद का निर्माण कैसे होता है, फीमेल मेल गेमिटोफाइट जो परागनली युक्त होता है कैसे बनता है, वो हम पढ़ेंगे नर युग्म कोदबिद। मादा युग्म कोदबिद का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्म कोदबिद का निर्माण, ये हमें पढ़ने को मिलेगा। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद में हमें पढ़ने को मिलेगा परागण के बारे में, और परागण के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पे परागण के बारे में पढ़ेंगे। दूल्हे को रवाना करेंगे घर से, मतलब पराग कण है वो जाएगा वर्तिकाग्र के ऊपर, परागण के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, परागण के बाद में पढ़ेंगे निषेचन कैसे होगा। निषेचन के बाद में इसमें पढ़ेंगे दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है, और जब दोहरा निषेचन हो जाएगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, जिसको हम कहते हैं भ्रूणपोष, जिसको हम क्या कहते हैं भ्रूणपोष, जो 3N टाइप का होता है, त्रिगुणित। ये लो यहीं पे बता देता हूं, भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन ये पढ़ा जाएगा, भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। असंग जनन क्या होता है ये पढ़ूंगा मैं आपको। बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। अनिषेक जनन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। अनिषेक जनन या अनिषेक बीजता भी एक और होता है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, इसके अंदर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंदर होंगे, अच्छे से करेंगे ये भी कंप्लीट। आगे देखो, ये इसके अंदर आपके लैब असिस्टेंट के अंदर ना है, ये आपके इसमें जेट और सीयूईटी के अंदर रहेगा टॉपिक, ठीक है। लैब असिस्टेंट के यहाँ तक 8 टॉपिक है जो मैंने आपके डिस्कस कर दिए यहाँ पे कंप्लीट। तो लैब असिस्टेंट वाले ध्यान रखें थोड़ा, ये आपके टॉपिक 9 नंबर है, ये आपके नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर जो टॉपिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जेनेटिक्स। कौन सा? जेनेटिक या फिर आनुवांशिकी। इसमें गुरुजी किस के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे ही जेनेटिक्स का नाम लिया जाता है तो हमारे पास में मेंडल बाबा आ जाता है यहाँ पे, हमेशा मेंडल, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे मटर के जो लक्षण है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल नियम या मेंडल के नियम के बारे में। संकरण कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा जाएगा यहाँ पे। एक ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेंडल के नियम के अपवाद, मेंडल के नियम के अपवाद, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सह लगनता, वो सारा पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, मेंडल के नियम के अपवाद के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पे इसी के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार ये पढ़ने को मिलेगा। और उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, म्यूटेशन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये सारी डिटेल है इसके अंदर यहाँ पे रहेगी, कंप्लीट है यहाँ पे। ये जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें देखो अगला एक और जो टॉपिक होगा आपके 11 नंबर में, आपको बता देता हूं, वो एक मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और एक किसका रहेगा यहाँ पे, आरएनए का रहेगा यहाँ पे, डीएनए आरएनए, जिसमें मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक तो रेप्लिकेशन क्या होती है, एक इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें ट्रांसलेशन क्या होता है,
हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रतिकृति, प्रतिकृति। इसको हम कहते हैं यहाँ पे अनुलेखन, अनुलेखन। और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे वादन, अनुवादन कहा जाता है। जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, आनुवांशिक कोड क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अनुवादन में हो गया प्रोटीन का निर्माण कैसे हो गया यहाँ पे, और आनुवांशिक कोड है हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे HGP, ये आपके इसमें CUET के अंदर भी ये ध्यान रखना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ाऊंगा मैं DNA अंगुली छाप, DNA फिंगरप्रिंट जिसको हम कहते हैं, DNA फिंगरप्रिंट, ये भी हम पढ़ेंगे। DNA अंगुली छाप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक मैं पढ़ूंगा आपको जीन अभिव्यक्ति का नियमन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेक ओपेरोन को समझकर। किसको समझकर पढ़ेंगे, लेक ओपेरोन को यहाँ पे समझ के ये कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास में एक टॉपिक और हो जाएगा, कंप्लीट है यहाँ तक DNA और RNA। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी का हो गया आपके। एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे माइक्रोब्स का जो यूज होता है, या फिर मैं ये ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे कि मानव कल्याण के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस तरीके से काम में आते हैं, एक वो टॉपिक यहाँ पे रहेगा। तो वो भी हम साथ में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टोटल लगभग आपके इनके अंदर सारी चीजें हैं वो आपके कवर हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बॉटनी के सिलेबस में पहला टॉपिक आपके सेल बायोलॉजी का है, इसको हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास के अंदर, ठीक है। आज तो ये थोड़ा डिस्कशन का यहाँ पे वीडियो लेक्चर था, तो आप सिलेबस से वो अपना आप अपने साथ में रखें भैया ना, ये एक बहुत जरूरी होता है यहाँ पे तैयारी के अंदर। अपनी सिलेबस होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता अपने स्थान पर, क्योंकि बच्चे तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर सिलेबस का नहीं पता होता है तो उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, और लास्ट में जाकर वो कहीं ना कहीं उस रास्ते में भटक जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें और पढ़े तो कौन सा पढ़े। तो मैं आपको क्लास में जो टॉपिक करवाता हूँ, आप पहले दिन ही उस दिन सिलेबस में देखें कि भी हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है और गुरुजी ये करवा रहे हैं हमें, तो आप साथ साथ में अंडरलाइन करते चले कि सिलेबस के अंदर ये चीजें इतनी हो गई और इतनी हमारे बाकी है। तो आपको पता रहेगा भी हमें चीजें इतनी और पढ़नी है और इतनी और बाकी है हमारे, और रिवीजन इतनों का करना है, इतना और बाकी है, तो अच्छे से रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ डिटेल आपको वो ध्यान रखें। एक बात और, क्लास के अंदर मैं जितनी चीजें बोलूँ ना, एक तरीके से समझो वही आपकी क्वेश्चन है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट लिखना रह भी जाता है और हम बोल भी देते हैं, तो वो ऐसा आपकी क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो उन बातों को भी आप अच्छे से सुने, माइंड में डालें कि सर क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं क्लास के अंदर। ये होता है कि भी हम जो कोई बार यहाँ पे बातें बोल जाते हैं वही क्वेश्चन के रूप में, फॉर्मेट के रूप में आपको वहां पर मिलती है। तो इसका मतलब आपको क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से ध्यान भी देना है यहाँ पे। तो सेल बायोलॉजी का टॉपिक, टैक्सोनॉमी का टॉपिक, चीजें कंप्लीट मैंने आपको बताई यहाँ पे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ जाएगी, यहीं पर इसको साथ में ले लेंगे, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो आपके सभी के अंदर ये काम में आएंगे टॉपिक। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। इकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाएगा यहाँ पे, ये इकोसिस्टम भी पढ़ लेंगे साथ में। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी प्रोसेस। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागण की प्रक्रिया क्या होती है, भ्रूण का निर्माण, फल का निर्माण क्या होता है, भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन, असंग जनन, अनिषेक बीजता, अनिषेक फलन, सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे हम जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मटर के लक्षण, मेंडल के नियम, मेंडल के जो संकरण पर प्रयोग आधारित है वो, मेंडल के नियम के अपवाद, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, उत्परिवर्तन के यहाँ पे आ जाएगा। तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं। और डीएनए है और आरएनए, इनके बारे में पढ़ा जाएगा भी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या होता है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन था। आप अच्छे से चीज़ों को साथ ही साथ यहाँ पे कवर करते हुए चले, और हम एकदम शानदार तरीके से ये हमारा जो कंप्लीट सिलेबस होगा और आप और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको टॉपिक के साथ में और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई डाउट तक आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, और अगर कोई डाउट हो भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे अच्छे से बता भी सकते हो। तो मिलते हैं वापिस नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही जल्द, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा आपके सेल बायोलॉजी का। तो मिलते हैं वापिस,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, धन्यवाद। जय हिंद।